हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10th साइंस नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने अनुभागों के प्रश्न किए थे और यहाँ पर आज हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। आपको याद होगा पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, ये याद भी रखना है और जगह बड़े प्रश्नों में भी आ सकता है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, और साइटोकाइनिन। एफसीसी कमल, एफसीसी कमल और इथाइलिन, ये पादप हार्मोन होते हैं। और इन ऑप्शनों में हमारे पास डी जो है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का नाम है। ठीक है, अगला देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? कोशिका, सिनैप्स, एक्सॉन या आवेग? और इसका सही आंसर है सिनैप्स। क्या कहते हैं इसको? सिनैप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनैप्स। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या क्या काम करता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, या उपरोक्त सभी? दोस्तों, उपरोक्त सभी है। सोचने का काम भी मस्तिष्क करता है, हृदय के स्पंदन का काम भी मस्तिष्क करता है, शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए भी मस्तिष्क ही उत्तरदायी है। इसका सही आंसर क्या है? एक्सप्रेशन देखिए, उपरोक्त हमारे शरीर में ग्राही क्या कार्य करते हैं? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? दोस्तों, ग्राही क्या होते हैं? ग्राही वो अंग कहलाते हैं जो बाह्य पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। ठीक है, अब नाक, आंख, कान, ये सब बाह्य पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करते हैं। सपोज कीजिए आंख ने बाह्य पर्यावरण से संवेदना ग्रहण की और आगे देखा, आप स्कूटर पे, बाइक पे या साइकिल पे जा रहे हैं और आगे गड्ढा है। अगर आंख प्रॉपर काम नहीं करेगी, क्या होगा? वो मस्तिष्क को सूचना नहीं दे पाएगी कि आगे गड्ढा है। ठीक है, मस्तिष्क को सूचना नहीं दे पाएगी, और जब सूचना मस्तिष्क को नहीं जाएगी, मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके कार्यक्रम को काम करने के लिए नहीं कह पाएगा। तो क्या होगा? हम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, त्वचा है। त्वचा स्पर्श के प्रति अनुक्रिया करती है। अगर त्वचा अनुक्रिया ना करे तो हमें ठंडे गर्म का पता ही नहीं लगेगा। अगर हम किसी चीज को टच कर रहे हैं, उसके पास हाथ लेके जा रहे हैं, जब वो हमें गर्म लगती है तो हम क्या करते हैं? अपना हाथ एकदम पीछे हटा लेते हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। तो हमने क्या बताया? ग्राही क्या होते हैं? वे अंग जो बाह्य पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करते हैं। ठीक है, और उन ऐसी स्थिति पर क्या विचार करना है हमने? अगर ग्राही अंग काम ना करें तो क्या होगा? हमारा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ग्राही बाह्य पर्यावरण से संवेदना करने वाली कोशिकाएं ग्राही कहलाती हैं। और ग्राही के कार्य क्या होते हैं? ग्राही का कार्य है पर्यावरण से संवेदना ग्रहण करके मस्तिष्क को विश्लेषण हेतु भेजना। अब यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यहाँ तक कि मृत्यु भी होने की संभावना रहती है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो खत्म हो गया ना आपस में शरीर के अंदर। ग्राही का उचित प्रकार से कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए और इसके कार्य का वर्णन कीजिए। अब तंत्रिका कोशिका क्या होती है? वैसे तो आप सबसे पहला क्वेश्चन तो आपने ये याद रखना है कि तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कारण, ये सिर के चोटी से लेके पांव के अंगूठे तक होती है। ठीक है, और पूरी जो तंत्रिका प्रणाली होती है दोस्तों, उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका ही होती है।
क्या बताया मैंने आपको, ये कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। और उसके मुख्य हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक तो काय का काय, ये कोशिका काय है पूरा, ठीक है। फिर दूसरा है निका, ठीक है, जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। और फिर है तंत्रिकाक्ष, ठीक है। क्या ध्यान रखना, द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जो ये रेशे जैसी संरचनाएं जा रही है इसके बीच में से, ये तंत्रिकाक्ष होती है, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, तंत्रिका प्रणाली की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है, कोशिका। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है। 3 भाग हैं, कोशिकाएं, कोशिका और तंत्रिकाक्ष। अब कोशिकाएं में क्या होता है, तो ये दाने दाने से आपको नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कणिका में कोशिका द्रव्य, यानी कि ये रेशेदार होता है, दाने दाने से होते हैं ये, ठीक है। और साथ में ये क्या है, केंद्रक, क्या है ये, केंद्रक। और द्रुमिकाएं क्या होती हैं, जो छोटे प्रवर्ध पाए जाते हैं ये द्रुमिकाएं कहलाती हैं। तंत्रिकाक्ष या धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। अब आपने क्या ध्यान रखना, तंत्रिकाक्ष और द्रुमिकाएं दोनों ही कोशिकाएं से निकलती हैं, ये भी कोशिकाएं से निकल रही है और ये भी कोशिकाएं से निकल रही, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। हमने इसका कार्य बताने हैं, अब कार्यों में क्या आ जाएगा, न्यूरॉन क्या करता है, उद्दीपन ग्रहण करता है बाह्य पर्यावरण से, उद्दीपन ग्रहण करके कहाँ भेजता है, मेरुरज्जु में और मस्तिष्क में, यानी कि सूचनाएं एकत्र करेगा और मेरुरज्जु और मस्तिष्क में उनको प्रेषित कर देगा। और दूसरा न्यूरॉन क्या होते हैं, जो संयुक्त रूप से उद्दीपन का विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। तो हमें उद्दीपन मिली, जो बाहर ये पर्यावरण से हमें सूचनाएं मिली, उनका विश्लेषण करना है और शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना है, ठीक है ना। और वापस क्या काम करते हैं ये न्यूरॉन जो है, मस्तिष्क से जो टारगेट अंग तक होते हैं सूचनाएं वहां भी पहुंचाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ से सूचना गई मस्तिष्क में, विश्लेषण हो गया, विश्लेषण करने के बाद जो कार्य का रंग है वहां पर संदेश भेजना, ये भी न्यूरॉन भेज, ये मोटर तंत्रिकाएं भेजती हैं, ठीक है ना। प्रेरक तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं और बहुध्रुवी तंत्रिकाएं होती हैं। ये जो मोटर तंत्रिकाएं होती हैं ये तुरंत न्यूरॉन के द्वारा जो है वो कार्यकर अंग को संदेश भिजवा देती हैं। अब देखिए, तंत्रिका प्रणाली की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका प्रणाली की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। इसके मुख्य भाग क्या है, काय, कोशिका और तंत्रिकाक्ष। अभी बता के हटाऊं मैं आपको ये। और कोशिकाएं में क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। क्या हुआ यहाँ पे, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। द्रुमिका क्या होती है, द्रुमिका छोटे प्रवर्ध होते हैं, इनके द्वारा तंत्रिका कोशिका अन्य तंत्रिकाओं से जुड़ती है, ठीक है। क्या होता है, इनके द्वारा कोशिका अन्य तंत्रिकाओं से जुड़ती है। और तंत्रिकाक्ष क्या होते हैं, रेशे के समान की संरचनाएं। तंत्रिकाक्ष और द्रुमिका दोनों ही कोशिका ऐसे निकलती हैं, ठीक है। कोशिका के कार्य देखिए, इनका प्रमुख कार्य उद्दीपन ग्रहण करके मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क तक भेजना है। तंत्रिका कोशिका संयुक्त रूप से उद्दीपन का विश्लेषण करके शरीर के कार्यों का नियंत्रण व समन्वय करते हैं। और तंत्रिका क्या काम करती है, तंत्रिका कोशिका सूचना को मस्तिष्क से कार्य कर अंग, यानी कि टारगेट अंग जिसने काम करना है, अंग तक पहुंचाने का काम भी करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई साल से 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 22 में, 23 में भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इसलिए आप इसको खूब अच्छे से याद करना। अगला प्रश्न देखिए, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, पौधे के प्रवाह का प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाशानुवर्तन होता है, ठीक है। पौधे के प्रवाह का प्रकाश की दिशा में गति करना क्या कहलाता है, प्रकाशानुवर्तन। अगर हम किसी अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश सॉरी पौधा रख दें और कोई थोड़ा सा वहां पे प्रकाश की जगह बना दें, खिड़की खोल दें, पौधा जो है खिड़की की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। ये प्रकाशानुवर्तन है। और इसको हम धनात्मक रूप से ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रवाह जो है ऊपर की दिशा में गति करता है। अब इसमें प्रकाशानुवर्तन कैसे होता है, देखिए, जहां पर प्रकाश होता है
वहां पर ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है। ठीक है, जहां प्रकाश होता है वहां ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, और जहां अंधेरा रहता है, प्रकाश नहीं होता, वहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक हो जाती है। वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक, और जिस भाग में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होगी, भाग वृद्धि करेगा। जब वो भाग वृद्धि करेगा तो क्या होगा, प्रवाह जो है वो ऊपर की दिशा में गति करने लग जाता है, और उसकी वृद्धि हो जाती है, वो प्रकाश की तरफ मुड़ने लग जाता है। ठीक है, पहले तो हमने यहाँ यही बता दिया, पौधों के प्रवाह का प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। प्रवाह का प्रकाश की दिशा में गति ऑक्सीजन के संश्लेषण और उनके एकत्रीकरण पर निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पौधे का वह भाग जो छाया में होता है, उधर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, और पौधे का वह भाग जहाँ जो प्रकाश में होता है, वहां ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इसलिए पौधे के छायादार भाग में वृद्धि हो जाती है, वहां पे ज्यादा वृद्धि होती है, और प्रवाह जो है वो प्रकाश की दिशा में। ठीक है, पौधे में प्रकाशानुवर्तन किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण। आपने क्या याद रखना, जहां प्रकाश ज्यादा है वहां ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, और जहां प्रकाश कम होता है वहां ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है, और जहां ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है उस भाग में वृद्धि होती है। छायादार भाग में वृद्धि होती है तो प्रवाह जो है वो प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता। अगर ऐसा ना होता तो प्रवाह सीधा जाता। ठीक है ना, अगर छायादार भाग में वृद्धि ना होती तो पौधा कहाँ चलता, बिल्कुल सीधा ऊपर की दिशा में गति करता। ठीक है, जो आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। दोस्तों, मेरुरज्जु क्या करता है, शरीर के निचले भाग से, निचला भाग कौन सा है, बाजुएं हैं, टांगे हैं, वक्ष है, उदर है, जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ से संदेशों को स्थानांतरित करता है। अगर मेरुरज्जु खराब हो जाए, चोट लग जाए तो क्या होगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये संदेश नहीं जाएंगे, ये सूचनाओं को मस्तिष्क तक नहीं भेजेगा, और अगर सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं जाएंगी, मस्तिष्क का कंट्रोल निचले हिस्से से खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, और ऐसा भी हो सकता है गति बंद हो सकती है। ठीक है ना, तो हमारे शरीर में क्षति भी हो सकती है, कोई चोट फेट भी लग सकती है, कंट्रोल रहा नहीं है शरीर के निचले अंगों पे। शरीर के निचले भाग जैसे बाजू, टांगे, उदर से संदेशों का स्थानांतरण मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु आघात होने की स्थिति में सूचनाओं को मस्तिष्क तक स्थानांतरित नहीं कर सकेंगे। इससे शरीर का निचला भाग मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं रहेगा, जिससे शरीर में क्षति होने की संभावना। ठीक है, ये हमारे 7 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में हम 8 से 12 तक के क्वेश्चन हल करेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।